नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो बेटा? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? चलिए मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आप लोग टाइटल पढ़ पा रहे हैं। दिस टाइटल नेम इज लॉजिकल रीजनिंग। आज बच्चों वो समय है जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, कैसे काम करना है, क्या इस पर कंसेप्ट काम होते हैं, आइए दोस्तों इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। भैया सिलोजिज्म का तुम्हें सॉल्यूशन शीट मिलेगा बेटा। सिलोजिज्म के आपको सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। कल बेटा आप तक शीट पहुंच जाएगी बेटा। 2 दिन से मैं दिल्ली था, दिल्ली में अपना बच्चों से एक मीटअप था। बहुत सारे बच्चे आप जैसे मिलने आए थे, तो उन सबसे मुलाकात का समय था। उसके बाद दोस्तों आज आगे की बात को शुरू करते हैं। ये आपके नाम के आगे ये स्टार से क्या लग गए भाई? ये आपके नाम के आगे कईयों के नाम पीले से हो गए, कईयों के लाल हो गए। ये क्या आ गया? अच्छा वो कंपीट वाला आ गया क्या? कंपीट अनअकैडमी कंपीट लॉन्च हो गया ना? हाँ चलिए दोस्तों, सुनिएगा मेरे बच्चों। अनअकैडमी कंपीट बच्चों, अनअकैडमी कंपीट ना एक मान लो एक प्रकार से गेम है। जैसे बेटा आप लोग कई ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने उसको पार्टिसिपेट कर लिया, 1 मिनट का समय लेना, देखना क्या कहानी है। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। तो एक्स क्या कर सकता है बच्चों? वाई को चैलेंज करेगा। चैलेंज कि आजा भाई अपन जीके की क्विज खेलते हैं, या जीके का अपन एक गेम खेलते हैं, या रीजनिंग का गेम खेलते हैं, या मैथ्स का गेम खेलते हैं, या इंग्लिश का गेम खेलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उन दोनों लोगों के सामने बेटा क्वेश्चन आएगा। सेम टाइम पर बेटा दोनों के सामने क्वेश्चन आएगा, और दोनों लोग बेटा उसका आंसर देंगे। फिर उसमें जो जीतेगा उनको बेटा उस पर रैंक मिलेगी, वो आगे बढ़ते बढ़ते स्टार मिलेंगे। ऐसा कुछ गेम है। जैसे आप वो कैंडी क्रश खेलते हैं, जैसे गेम खेलते हैं ना, उसमें जोन्स होते हैं, वैसे ही बेटा इसमें लेवल आएंगे और लेवल के अकॉर्डिंग गेम चलेगा। ठीक है, चलिए तो आज बेटा शुरू करते हैं आपका नया टॉपिक। बेटा सिलोजिज्म के आंसर की लगभग तैयार है, मैं आपको सुबह प्रोवाइड करवा दूंगा। कल की क्लास से पहले पहले बेटा आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बेटा अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। आइए, दुर्गा पूजा की बेटा हार्दिक शुभकामनाएं। 1 सेकंड का वेट करना, मैं गेट लॉक करके आता हूं। 1 सेकंड में तुरंत आ गया। सुनिएगा, हे प्रभु। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक आपने समझा। देखो ये एक ना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। इसका बच्चों नाम होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बच्चों हिंदी में इसे बोलते हैं तार्किक अभियोगिता। बेटा तार्किक अभियोगिता का क्या मतलब है कि रीजनिंग का वो सेक्शन, रीजनिंग का वो पार्ट जिसमें जिसमें लॉजिक के बेस पर बातें होती हैं। इनमें बेटा कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, इनमें कोई ना कोई सूत्र काम नहीं करता है, इनमें आपके सामने काम करेंगे लॉजिक। जैसे बच्चों आपने एक टॉपिक किया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, आपने एक टॉपिक किया था सिलोजिज्म। आपने दोस्तों एक लोग टॉपिक किया था सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म में बेटा रियल लाइफ का तो कोई गेम काम आता ही नहीं है ना। उसमें तो आपके सामने क्या होते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट को ही आपने चेक करना है, स्टेटमेंट को ही आपने देखना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चीजें आपको बनानी है। अब दोस्तों ये टॉपिक भी लगभग उसी प्रकार का है, इनमें भी उसी प्रकार के कंसेप्ट काम करते हैं बेटा, इनमें भी उसी प्रकार की चीजें काम करती हैं। अब बात ये आती है जी, इसको पढ़ तो लेंगे, एग्जाम में वेटेज कितना है? तो प्यारे बच्चों सीजीएल के पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है जी प्री में, और ये हमेशा नहीं आता, ये कभी कभी आता है बच्चों, कभी कभी आता है। हर एक एग्जाम में आपको इसका सवाल नहीं मिलता। ये मोस्टली सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन में से कोई एक क्वेश्चन लेकर आते हैं।
अगर मैंने बच्चों आपको सीजीएल बोला ना, तो उसका मतलब सीएचएसएल भी आ गया, क्योंकि इनका पेपर सेम होता है। अगर मैं सीपीओ के पेपर की और स्टेनो के पेपर की, जेई के पेपर की बात करूं ना, तो उनमें बेटा एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, उनमें एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। अगर आप रेलवेज के पेपर की बात करते हो कोई भी, तो उनमें बेटा 3 से लेकर 4 सवाल इस टॉपिक के आ जाते हैं। अगर आप बैंकिंग के कोई पेपर की बात करते हो, तो इनमें बेटा 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब अलग अलग एग्जाम में इनका अलग अलग वेटेज होता है। और देखो बेटा, आप लोग ये बात जानते हैं कि रीजनिंग एसएससी मेंस में पहली बार आ रही है, रीजनिंग एसएससी मेंस में पहली बार आ रही है। तो मैं ये बात समझ सकता हूं बेटा कि अगर मुझे मेंस का पेपर बनाने का मौका मिले ना, तो मैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 3-4 सवाल तो दूं ही दूं बेटा, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के पक्का दूं। क्योंकि दोस्तों मेंस में ना, अगर कंसेप्चुअल बात करते हैं, कंसेप्चुअल, तो लॉजिकल रीजनिंग की बातें आनी चाहिए। ये बात सर्वविदित है कि प्री और मेंस दोनों में रीजनिंग इस बार फर्स्ट टाइम आ रही है। प्री में तो आती आई है, मेंस में रीजनिंग पहली बार आई है। तो बेटा मेंस में रीजनिंग अगर आएगी ना, तो इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हम 3-4 क्लास में इसके सारे कंसेप्ट को कर लेंगे। और जितने कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बेटा, अगर आपने कायदे से उनको फॉलो कर लिया, तो आप बैंकिंग तक के सवाल बड़े आराम से कर जाओगे। यानी लॉजिकल रीजनिंग में आपको अटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लॉजिकल रीजनिंग में आपको किसी बात में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या ये कहानी है, क्या ये बातें हैं, क्या ये पॉइंट है? आइए दोस्तों, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है ध्यान बेटा, हम जो आपको टॉपिक करवा रहे हैं, ये प्री के लिए भी यूजफुल है और मेंस में तो काम आएगा ही आएगा बेटा। गारंटी वाली बात मान लेना मेरी, आप लिखकर आ जाए कि मेंस में आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल पक्का मिलेंगे। होता क्या है सर, उत्तम भैया मैं कह चुका हूं कि कल की क्लास से पहले पहले मिल जाएगी, पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ बना दी है, कल की क्लास से पहले मिल जाएगी, थोड़ा वेट करो बेटा। इस टॉपिक का जो नाम है ना लॉजिकल रीजनिंग का, एक्चुअली ये 4-5 टाइप में डिवाइडेड है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। बोर्ड मास का सेकंड पार्ट इसके बाद करवाएंगे बेटा, इसके बाद करवाएंगे। इसको मैं मैनली टाइप से डिवाइड करूं ना बेटा, तो एक कहानी इसमें आती है कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। एक तो बेटा निष्कर्ष वाली बात आपके काम आती है, दूसरा अपने काम आता है इसी का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं अजम्पशन, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्व धारणा। शायद आपने इस चीज को पहले कभी देखा भी होगा, किसी एग्जाम में, किसी मॉक टेस्ट में, कभी कोई पेपर ट्राई किया होगा, तो आपके सामने एक अजम्पशन नाम का वर्ड आया होगा, अजम्पशन नाम की बात आई होगी। एक बच्चों इसमें कहानी आती है कोर्स ऑफ एक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्रवाई। एक बेटा इसका नाम आता है आर्ग्यूमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं तर्क। अरे भैया सिलोजिज्म की तरह है कि नहीं है, एक बार इन बातों को समझ तो लो, आप एक बार इन बातों को अंडरस्टैंड तो कर लो, उसके बाद बेटा बात कर लेना। कह रहे जी पेपर में काम आएगा कि नहीं आएगा, क्या कहानी बनेगी? अरे सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। धीमे धीमे आप इन बातों को ट्राई करोगे तो सारी कहानी आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी, फिर आपको उस बात में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। फोन कहां गया? हाँ। और एक बच्चों इसका आखिरी पॉइंट आता है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। आप लोग एसएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको चेक कर लेना, उसमें ये सारे टॉपिक आपको लिखे हुए मिलेंगे बेटा। सिलेबस जो आया नया मेंस का, प्री का, उसको चेक कर लेना, उसमें ये सारे टॉपिक आपको लिखे मिलेंगे, ये सारी जानकारियां उसमें आपको दी मिलेंगी बेटा। अब देखो पेपर में सवाल एग्जामिनर आपको दे ना दे उसकी मर्जी है, पेपर में सवाल दे ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन जब सिलेबस में लिखा है दोस्तों, तो पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है, पढ़ना हमारी ड्यूटी बनती है। तो आपकी ड्यूटी बनती है पढ़ना, और मेरा फर्ज बनता है ये पढ़ाना, मेरा फर्ज बनता है ये पढ़ाना। तो मैं आपको टॉपिक पूरा करवाऊंगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जाम के मद्देनजर, सारे एग्जाम के ओरिएंटेड, ये सारी चीजें आपको करवाऊंगा कंप्लीट। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन से कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछता है अजम्पशन पे। नंबर 1 प्रायोरिटी पे कंक्लूजन है, नंबर 2 प्रायोरिटी पे अजम्पशन है। उसके बाद दोस्तों ये बाद की बातें आती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, अगर मैं आज तक एसएससी के इतिहास की बात करूं, अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो 95 से ज्यादा क्वेश्चन वो इन दोनों में से पूछे गए हैं, या ये मान लो
100 क्वेश्चन अगर आज तक पूछे गए ना, तो मोर देन 95 क्वेश्चन दोस्तों आपके इनसे पूछे गए हैं, और बाकी कहानी में से 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन भैया हम पास्ट को देखकर कुछ सीखते तो हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए अवेयर भी होते हैं, तो आपको आगे की बातों के बारे में भी जानकारी पूरी देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे ना, उसका नाम है अजम्पशन। आज जो टॉपिक हम पहले पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा करने वाले हैं, वो है दोस्तों पूर्व धारणा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी कॉपी में एक बार टाइटल लगा दीजिए, लिख दीजिए आज हम पढ़ने वाले हैं अजम्पशन। आज की क्लास में आपको अजम्पशन लिखना है दोस्तों, अजम्पशन। और बेहतर तो बच्चे ये होगा कि आप लोग ना ये टाइटल लिखकर अपनी कॉपी को बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों इसमें ना चीजें समझने वाली हैं, इसमें नोट करने वाली बात नहीं है कि इसमें आपको एक एक बात लिखनी है। ऐसा कुछ कायदे कानून की बात नहीं है। जहां बात कोई लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां मुझे लगेगा कि ये बात आपको लिख लेनी चाहिए, तो वो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। बाकी बच्चों सारी बातें सुनने की है। आज तुम जी भर के सुनना, और मैं आज जी भर के बोलूंगा। पानी की बोतल भर के लाया हूं, आज लगातार 1.5 घंटा बोलूंगा और तुम लोग सुनना। प्यारी कहानियों के तुम्हें मजे आएंगे बेटा, और ये कहानियां आपके पेपर के हिसाब से जरूरी बहुत है, आपके एग्जाम के हिसाब से मैंडेटरी बहुत है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, एक आवश्यक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा। क्या कहानी है, एक बार गौर कीजिएगा। इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है, क्या पूछता है, क्या करना है, क्या सवाल है, क्या बात है। आइए दोस्तों, एक बार एक स्टेटमेंट और अजम्पशन से बात कर लेता हूं। देखो बेटा, मेरे पास जो लिखने का कैनवास है ना, ये लिमिटेड है। तो मैं अपने सामने सवाल लिखूंगा हिंदी में, इंग्लिश में साथ साथ में बोल दूंगा। आप लोग ऐसे हुल्ला मत करना कि इंग्लिश में नहीं आया, हिंदी में नहीं आया, क्योंकि आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वो आपकी बाइलिंगुअल होगी। प्रैक्टिस में जितने भी सवाल दूंगा वो सारे बाइलिंगुअल होंगे, उनमें डाउट नहीं है। एक सवाल लिखने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्लीज हिंदी में मेरी बात को समझ लेना। भारत सरकार ने स्कूल के सभी बच्चों की फीस का नया प्रारूप लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें उनकी फीस उनके माता पिता की आय के आधार पर तय की जाएगी। बतियाओ मत रहे, बात सुन लीजिए। भारत सरकार ने स्कूल के सभी बच्चों की फीस का नया स्ट्रक्चर लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी फीस उनके माता पिता की आय के आधार पर तय की जाएगी। इंग्लिश में ये बात बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में क्या आएगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ओवरहॉल द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल फी by linking the school fee with the income of their parents. The government of India has decided to overhaul the structure of school fee by linking the school fee with the income of their parents. अब ये कहानी के बाद दोस्तों हमें 2 अजम्पशन दिए जाएंगे। इस कहानी के बाद में हमें 2 अजम्पशन दिए जाएंगे, और अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। इस पूर्व धारणा पे दोस्तों आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि माता पिता अपनी सही आय की जानकारी स्कूलों को देंगे। पहला पॉइंट क्या है? पेरेंट्स विल प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम टू स्कूल्स। पेरेंट्स अपनी इनकम की करेक्ट जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन स्कूल वालों को प्रोवाइड करवाएंगे। पेरेंट्स अपनी इनकम की सही जानकारी स्कूल वालों को देंगे। दूसरी बात है दोस्तों, सभी स्कूल इस नए प्रारूप के अनुसार, सारे स्कूल इस नए प्रारूप के अनुसार फीस लेने को सहमत होंगे। सारे जो स्कूल हैं वो इस नए ऐप के अकॉर्डिंग, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग फीस लेने को एग्री होंगे। अब दोस्तों ये 2 चीजें हैं। हमसे पूछता है कि ओनली अजम्पशन 1 लागू होता है
कि ओनली अजम्पशन 2 लागू होता है, ये दोनों लागू होते हैं, या दोनों लागू नहीं होते हैं, इस प्रकार आपको बात दी जाती है। कई बार ये पूछता है कि बताइए केवल 1 लागू होता है, या बताइए केवल सेकंड लागू होता है, या बताइए दोनों लागू होते हैं, या बताइए इनमें से कोई भी लागू नहीं होता। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एक भी लागू नहीं होगा, कई बच्चे कह रहे हैं बोथ लागू होंगे, कई बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट लागू होगा, और कई बच्चे कह रहे हैं सेकंड लागू होगा। मतलब बेटा आप लोग आप लोग बात को समझे तो ये इस प्रकार जो आपको कंफ्यूजन आता है ना, ये कंफ्यूजन पेपर में बच्चों को भी आता है, इसीलिए ये सवाल पेपर में दिया जाता है, इसीलिए ये सवाल बच्चों पेपर में दिया जाता है। तो यहां बच्चों अब समझने वाली बात ये है, ये दोनों के दोनों पॉइंट लागू होते हैं। इस सवाल का उत्तर बनता है बोथ अजम्पशन 1 and 2 इम्प्लिसिट, ये दोनों इस पर लागू होते हैं, दोनों अजम्पशन इसमें अंतर्निहित है। लेकिन सवाल उठता है हाउ, सवाल उठता है हाउ, जैसे पारुल ने इतना बड़ा लिखा हाउ, वैसे पूछ रहा हूं बेटा कि ये इतना बड़ा हाउ कैसे हुआ, ये बात कैसे हुई, तो इसके बारे में भी आगे बता रहा हूं। देखो मैंने आपको ये बात लिखी ना, ये बताने के लिए थी कि वास्तव में इसमें कंफ्यूजन होता है, हम एकदम से उस चीज को समझ नहीं पाते। यकीनन बेटा आपके दिमाग में भी एक बात आई होगी ना कि माता पिता अपनी सही आय क्यों बताएंगे भाई, हैं वो कम आय बताएंगे तो कम फीस भरनी पड़ेगी, इनकम में गड़बड़ी तो करेंगे। अगला महीने के 2 लाख रुपए कमाता है पर बताएगा कितने 50,000 रुपए, ताकि फीस कम देनी पड़े। और स्कूल वाले क्यों एग्री बताएंगे, स्कूल वाले क्यों एग्री होंगे भाई, उनको तो लॉस हो जाएगा, तो वो इस पर लागू नहीं होंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब जो भी चीजें है ना ये आपके मन में आई होंगी, ये बात आपके मन में आई होगी। तो अब मैं इस चीज का आपको हल बताऊंगा, अब मैं इस चीज की कहानी बताऊंगा कि कैसे ये दोनों बातें राइट होंगी, कैसे हम इन चीजों पे काम करते हैं। तो आ जाओ बच्चों उस बात को पढ़ते हैं। अब आप इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है, इनको समझ लीजिए। सिर्फ समझना है, लिखना बाद में, अभी लिखने वाला काम मत करना, सिर्फ तुम्हें बातों को समझना है। प्यारे बच्चों इस टॉपिक का नाम है ना, नाम, इस नाम में ही सारी कहानी है, इस टॉपिक के नाम में ही सारी कहानी है। टॉपिक का नाम है अजम्पशन, हिंदी में नाम होता है पूर्व धारणा। ये इंग्लिश में अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं बेटा एज्यूम, इससे बनाया गया। और एज्यूम वर्ड को आपने देखा होगा, मानना। भाई एज्यूम क्या होता है, एज्यूम क्या होता है बेटा, एज्यूम क्या होता है, एज्यूम होता है जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, पर अपन मान लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1000 रुपए है, अब प्रिंसिपल 1000 थोड़ी सवाल में, उसका आंसर तो कुछ और आता है, आंसर तो प्रिंसिपल कुछ और आता है, पर अपन क्या है मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मतलब रियलिटी की बात नहीं है, रियलिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन की बात है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं बच्चे, पूर्व धारणा, पूर्व का मतलब दोस्तों पहले, पूर्व का मतलब पहले, और धारणा का मतलब होता है बच्चों विचार। धारणा का मतलब होता है विचार, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में मन में किया गया विचार, किसी भी एक्शन को लेने से पहले, किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके बारे में मन में किया गया विचार, उसे हम कहते हैं अजम्पशन। कई तरह से ये बातें साबित होती है, कई तरह से ये बातें होती है प्रूव बेटा। अब ये बेहतर तरीके पे दिमाग के अंदर कैसे घुसे, हम किताबी उस बड़े बड़े फॉर्मूले पे या बड़े बड़े रूल्स को नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं बात सीधी दिमाग के अंदर तक जाए, ताकि जीवन में अजम्पशन वर्ड दिखते ही ना ये बात हमें क्लिक हो जाए, ये बात हमें समझ में आ जाए, तो वो काम करना चाहते हैं। तो बेटा उस काम को करने के लिए हम 2-3 बड़े आसान आसान से एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक, लेट्स स्टार्ट। अच्छा आपको पता है आज मैं आपको जो क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चे, लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ आज मैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नए ऑफिस से। अभी हमने पहले जो नया अपना आया था नवरात्रा, उसी दिन नया ऑफिस लिया है, उसी दिन नया ऑफिस लिया है। अभी इस पर काम होना बाकी है बेटा, अभी इस पर काम होना बाकी है। अभी करीब करीब मानकर चलिएगा 1 महीने के आसपास समय लगेगा, इसको तैयार होने में 1 महीने का समय लगेगा। कल स्टूडियो की टीम आएगी, वो स्टूडियो को रेडी करेंगे। काफी ऊपर के फ्लोर पे हूँ इस समय मैं, काफी ऊपर के फ्लोर पे हूँ, हालांकि ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको बिल्डिंग का रिव्यू, तो थोड़ा बाहर से देखो, इसी काफी ऊंचाई पर इसमें हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 13 फ्लोर ऊपर हूँ, यानी 14 नंबर फ्लोर पे हूँ इस समय मैं, जहां से आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा अब सुनिएगा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि अब मुझे ये ऑफिस लेना था, अब मुझे ये ऑफिस लेना था, अब ऑफिस लेने के लिए धन चाहिए, ऑफिस लेने के लिए पैसा चाहिए। अब अगर पैसा चाहिए तो आदमी देखता है कि मेरे पास पैसा कितना है। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए थे, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये फ्लैट कितने का है, तो उन्होंने कहा 15 लाख रुपए का, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए का। अब मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मुझे लगा कि चलो ठीक ठीक में मिल रहा है 15 लाख में, चलिए मान लो 15 लाख में अपन ले लेते हैं। मैंने उनसे बात कर ली, लेकिन वो कहते हैं पेमेंट आपको इंस्टेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर बाकी के पैसे मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। तो कह रहे नहीं, आपको बाकी के पैसे आज के आज ही देने पड़ेंगे। अब मेरे को इंस्टेंट 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई, इंस्टेंट मेरे को 5 लाख रुपए की नीड पड़ गई।
तो मैं क्या करता हूं, मैं दोस्तों अपने फोन की ना कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालता हूं। मैं अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालता हूं और उसमें मैं नाम देखता हूं, एकदम से मेरे सामने नाम आता है, ऋषभ का। मेरे सामने ऋषभ का नाम आता है। अमन सर का नाम आता है क्या? चलो अमन सर को मान लो। मेरे सामने नाम आता है अमन सर का। मैंने कहा भाई अमन वशिष्ठ भाई, चलो मैंने कहा इनको फोन किया जाए। अब दोस्तों मैंने ना अमन सर का नंबर देखा, और मैंने उनको फोन मार दिया। मैंने उनका नंबर देखा, उनको फोन मार दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं दोस्तों कि मैंने उनका नंबर देखा और मैंने उनको फोन कर दिया, वो जो 10-15 सेकंड का गैप रहा बीच में, 10-15 सेकंड का गैप रहा बेटा, उस गैप में मेरे माइंड ने मुझे क्या कहा होगा? उस गैप में मेरे माइंड में क्या रहा होगा कि वो मुझे पैसे दे देंगे, होप टू गेट मनी, कि मुझे उनसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या बच्चों मैंने यही सोचकर उनको फोन करा होगा? तो ये है मेरा अजम्पशन, यानी दोस्तों मैंने उनको कॉल करने से पहले रिजल्ट अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया। मैंने उनको फोन डायल करने से पहले ना रिजल्ट अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया कि मुझे यहां से पैसा मिल जाएगा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? दोस्तों ये कहानी पूरी काल्पनिक थी, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा तो आप इसे समझ पाएंगे। अब देखो दोस्तों, हम, आप, मैं, कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट, कोई भी ना बेटा, कोई भी, वो अपने जीवन में बहुत सारे एक्शन लेती है। और आप जब बताइए बेटा, जब एक्शन लिए जाते हैं तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट के ओरिएंटेड लिए जाते हैं? एक एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं। देखिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन पढ़ी, अब आप लोग कुछ जॉब की सर्च कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ पढ़ने पढ़ाने की, कुछ जॉब की बात सोच रहे हैं। आपके किसी कलीग ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी मित्र ने आपको ये रिकमेंड किया कि एसएससी की तैयारी कर लो। आपने तुरंत पापा से पूछकर, मम्मी से पूछ के, भाई से पूछ के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। दोस्तों आप मुझे बताओ, जब आप लोग, ईमानदारी से बताना, जब आप लोग हमारे सब्सक्रिप्शन की पेमेंट दे रहे थे, जब अपने कार्ड की डील भरकर उसमें से पेमेंट दे रहे थे, तो आपके मन में विचार क्या था? आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे? आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? आप नौकरी लगोगे नहीं लगोगे? ये बताओ उस समय आपके मन में क्या आया था? आपके मन में यह आया था कि हमें इसका बेनिफिट होगा, हम सरकारी नौकरी लगेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यही ना? देखो आपने अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, आपने अभी चीजों को डिटेल में सीखा भी नहीं, लेकिन दोस्तों उस रास्ते पर जाने से पहले हमें यह समझ में आ गया था कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं इस समय जयपुर में हूं, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, तो मैं सोचता हूं कल दिल्ली जाऊंगा तो जाकर अजय से मिलकर आऊंगा। अजय मेरा दोस्त है, कल मैं सोचता हूं दिल्ली जाऊंगा तो अजय से मिलकर आऊंगा। लेकिन अब मैं घर से निकला हूं ये सोचकर कि अजय से मिलूंगा, इसका मतलब मेरे मन में एक पॉजिटिव विचार है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरे मन में एक पॉजिटिव विचार है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा ना। अब मैं दिल्ली जा पाता हूं कि नहीं जा पाता, है ना? रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी है, मतलब पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं बेटा। भाई रियल लाइफ में मैं दिल्ली पहुंच ही ना पाऊं, कल कुछ ऐसी ट्रैफिक की समस्या हो जाए, 10 घंटे स्टक हो जाऊं, मतलब ट्रैफिक में, मैं दिल्ली टाइम पे पहुंच ही ना पाऊं, मतलब 50 तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग समझते क्या है कि मैं पहुंच जाऊंगा और इस काम को करके वापस आ जाऊंगा। तो हम लोग जब भी अपने जीवन में कोई डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो क्या वो पॉजिटिव अप्रोच पे काम करता है? क्या दोस्तों हमें वो पॉजिटिव अप्रोच देखनी है? क्या हमें वो पॉजिटिव थॉट्स को देखना है? क्या आगे बात समझ में? नेगेटिव अप्रोच के काम तो कभी हो ही नहीं सकते, प्यारे बच्चों। नेगेटिव चीजें तो कभी रिजल्ट में तब्दील हो ही नहीं सकती। तुमने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट करा, अब स्टार्ट क्या करा? तुमने सोचा, फिर तुमने सिलेबस देखा कि ओ माय गॉड, इतनी रीजनिंग, इतनी मैथ, इंग्लिश, जीके, ओ माय गॉड, इतना तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे मन में जच गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो क्या तुम सब्सक्रिप्शन लोगे? क्या तुम पढ़ाई करोगे? क्या तुम मेहनत करोगे? हम कभी नहीं करेंगे। हम उस रास्ते कभी नहीं जाएंगे
जहां से हमारे रिजल्ट आने की उम्मीद ना हो। एक मैं एग्जांपल और यूज करता हूं, एक मैं एग्जांपल और यूज कर रहा हूं, हालांकि ये एग्जांपल यूज नहीं करना चाहिए मुझे, पर फिर भी ऐसे ही कईयों को समझ में बात इस प्रकार से आएगी तो बता रहा हूं। डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट पर्सनल, सिर्फ एक एग्जांपल समझाने की बात है, तो ऐसे कोई मत लीजिएगा। दोस्तों मान लीजिए एक लड़का है एक्स नाम का, एक्स लड़का नाम एक लड़का है, उसने एक वाई नाम की लड़की को प्रपोज किया। अगर वो वाई नाम की लड़की को प्रपोज करता है तो क्या सोचकर कर रहा है दोस्तों? रिजल्ट कैसा आएगा? सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या एक चांटा पड़ेगा? यही लगता है ना कि एक्सेप्ट कर लेगी। अगर सामने से गुंजाइश हो, सामने से गुंजाइश हो कि सामने से चप्पल पड़ेगी जोर जोर से, तो भैया कोई कोई प्रपोज नहीं करेगा। आपको पता हो कि इस लड़की ने पहले 3 लड़कों को चांटे मारे हैं, जिसे जिसे इसने प्रपोज किया है ना, उन सारे लड़कों को चांटे मारे हैं, उनकी चप्पल से कुटाई कर दी, बढ़िया सुताई कर दी। तो आप कमेंट नहीं, आप प्रपोज नहीं मारोगे भाई साहब, आप कहोगे ना 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 भाई साहब इधर रहने देते हैं, इधर से मतलब खतरे की संकेत है, इधर चप्पलें पड़ेंगी, इधर रहने देते हैं, तो अपन यहाँ ट्राई नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? आप मेरे पॉइंट को समझो। मैं तुम्हें कहता हूं आदमी जीवन में वही काम करता है जहां से उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है, जहां से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स को मान सकता है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों अजम्पशन की कहानी, सुनिएगा बच्चों। अजम्पशन 2 प्रकार के होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दिए हैं कि बात आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते बच्चों। अजम्पशन की जो थीम होती है ना, देखो हम सबसे पहले अपने सवाल में पढ़ेंगे स्टेटमेंट, सबसे पहले अपने सवाल में पढ़ेंगे स्टेटमेंट, और हम उस सिनेरियो को जो उसमें लिखा है ना, वो उस चीज को अपने माइंड में बसाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक इमेजिनरी सीन क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि अच्छा ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, अच्छा ऐसी ऐसी बात हो रही है, ठीक है। अब वो एग्जामिनर आपको अजम्पशन देगा। अजम्पशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक अजम्पशन होता है बेटा रिलेटेड, और एक होता है नॉन रिलेटेड। अजम्पशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटेड, एक होता है नॉन रिलेटेड। रिलेटेड वाली बात के बारे में सोचूंगा, नॉन रिलेटेड अजम्पशन तो कभी सही नहीं होता। नॉन रिलेटेड अजम्पशन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। हमारे मन में आया सर ये नॉन रिलेटेड का क्या मतलब क्या होता है? देखिए स्टेटमेंट कोई और बात कर रहा है, स्टेटमेंट को बताने का नजरिया कुछ और है, स्टेटमेंट कुछ और बात कह रहा है, लेकिन अजम्पशन उस बात पे ही नहीं आ रहा। उधर कहानी कुछ और चल रही है, उधर कुछ और चल रही है, दोनों बातें आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकती, दोनों बातें आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकती। तो मैं उस चीज को कभी भी अपना अजम्पशन नहीं मानूंगा। अच्छा कई बार बातें रिलेट तो करती हैं, लेकिन रिलेट में भी 2 प्रकार की चीजें आ जाती हैं। एक तो जो आपको उस बात का नेगेटिव रिजल्ट बताए, एक जो आपको उस चीज की पॉजिटिव अप्रोच बताए। तो बच्चों नेगेटिव बात तो कभी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव बात तो कभी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव बात तो कभी हो ही नहीं सकती। नेगेटिव किसके लिए बात कर रहा हूं मैं बेटा? नेगेटिव किसके लिए बात कर रहा हूं? मैं अपनी सारी कहानी डिसीजन मेकर के हिसाब से बता रहा हूं, मैं अपनी सारी चीजें डिसीजन मेकर के एंगल से बता रहा हूं, डिसीजन मेकर के एंगल से बता रहा हूं। एक और एग्जांपल सुनो। एक व्यक्ति चोर है, चोर, एक आदमी चोर है, वो चोरी करता है। तो चोर अगर किसी के घर में चोरी करने को घुसता है तो क्या सोचकर जाता है? वो क्या सोच के जाता है कि घर वाले अंदर ऐसे लाठी लेके तैयार बैठे होंगे, डंडे लेकर तैयार बैठे होंगे? वो कहेगा नहीं। उसका अजम्पशन ये है कि सारे घर वाले सोए होंगे, मैं बड़े आराम से चोरी करूंगा और चोरी करके वहां से भाग जाऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगला अपने विचार पॉजिटिव लेकर आया है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि पकड़े जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो बात की बात है, वो एक सेकंड क्लोज है, आप उस पर मत जाओ, वो एक सेकंड पॉइंट है, आप उस पर मत जाओ। आपका पॉइंट है, आपका मतलब है, आपका विचार है कि आप उस चीज की पॉजिटिव अप्रोच को देखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, अब कई बार चीजें पॉजिटिव होती हैं, फिर भी अजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। अभी जब सवाल करेंगे ना तो ऐसे आंसर दोगे तोते की तरह। गलत कब होता है बेटा? गलत जब वो इस प्रकार के वर्ड यूज कर लेना, मस्ट, ओनली, ऑलवेज, एटलीस्ट, until, unless, never, sure। हाँ लिखने का टाइम देंगे बेटा, चिंता, डेफिनेटली। ये जो ऐसे शब्द मिलते हैं ना, हिंदी में समझ लोगे बेटा। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, ओनली का मतलब होता है केवल, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक की, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, श्योर ये डेफिनेटली एक ही मतलब है, निश्चित रूप से।
बेटा ये जो सारे वर्ड हैं, ये जो सारे वर्ड हैं, ये एक प्रकार से एक गारंटी का सा फील दे रहे हैं ना, ये एक प्रकार से एक गारंटी का सा फील दे रहे हैं ना, यार ऐसा तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली ये रिजल्ट आ जाएगा, एटलीस्ट इतने नंबर आ जाएंगे, अंटिल ये हो जाएगा। तो मतलब ये चीजें गलत होती है। अगर आपके पास इस प्रकार का मतलब आ जाए, मे प्रोबेबली पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, संभवतः, या हो सकता है, या हो सकता है, कुछ भी है, ऐसा सकता है। ये जो इस प्रकार के शब्द है बेटा, क्या ये एक संभावना का सा फील दे रहे हैं? कैन भी हो सकता है की बात है, मे और कैन की बात की है, इट में रेन टुडे, इट में भी कैन रेन टुडे, वो चल जाता है बेटा। तो मतलब आप मेरे पॉइंट को समझो, आप मेरे बात को समझो। अजम्पशन टॉपिक में मैं केवल मेरे पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं केवल पॉजिटिव रिजल्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं उन पर गारंटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं उन पर निश्चित रूप से नहीं कह सकता, मैं उस पर कंफर्मेशन अलाउ नहीं कर सकता। क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या? अरे श्योर के आगे मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेटली। अबे लिख लो स्पेलिंग डेफिनेटली की यार। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तो बात तुमको समझाने का प्रयास किया ना, वो कुछ कुछ आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हमें इसमें रिजल्ट पे नहीं जाना। देखो एक दुकानदार, मान लो कोई दुकान खोलता है, एक दुकानदार बेटा एक दुकान खोलता है, तो दुकान क्या सोच के खोलता है? दुकान क्या सोच के खोलता है कि मेरी ये शॉप बढ़िया चलेगी, बढ़िया कमाई होगी और मेरा ये बिजनेस बढ़िया चलेगा, यही ना? लेकिन बेटा मार्केट में बहुत सी दुकानें फेल भी होती हैं, बहुत सी बेटा काम बंद भी हो जाते हैं। नेगेटिव अप्रोच तो कोई नहीं लगाता है, अगला सोचता तो यही है कि मुझे फायदा होगा। अब हो ना हो वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है, कहावत क्या, एक बात है ये कि माली दा कम पानी देना और भर भर डबियां पावे, ते मालक दा कम फल फुल लाना और लावे या ना लावे। मतलब जो होता है ना माली, गार्डनर, माली का काम होता है, माली का काम होता है पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना। तो वो अपने हिसाब से पूरा मग भर भर के पानी पौधों में देता है, लेकिन उन पर फल या फूल लगाना वो ईश्वर का काम है, वो लगाए ना लगाए उसकी मर्जी है। आपका जो काम है, आपका जो टास्क है, वो है अपनी ड्यूटी को पूरा करना, समझ रहे हो? तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, दुकानदार दुकान खोलता है ना, तो एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर खोलता है, लेकिन आपको उस सवाल में पॉजिटिव अप्रोच को ही खोजना है, नेगेटिव वाली बात को नहीं खोजना। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं आपको कहूंगा बेटा, एक बार से हम ये सवाल दोबारा पढ़ते हैं, ये सवाल तो दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार आप अपना माइंड, आप अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखना। लेकिन दोस्तों एक बात और सुनना, ये डिसीजन जो लिया है ना, ये डिसीजन लिया है भारत सरकार ने, ये डिसीजन लिया दोस्तों भारत सरकार ने। तो आप अपने आप को एक बार भारत सरकार समझो, आप एक बार अपने आप को भारत सरकार समझो। आप घूम के टेबल के इस तरफ आ जाओ, मतलब आप अपने माइंड को जनरल, ये पीपल, आम जनता, माता पिता, पेरेंट्स, उनके एंगल से मत सोचो, आप उनके एंगल की बात मत करो। आप अपने आप को मोदी जी समझो, आप अपने आप को भारत सरकार समझो, ठीक है? तब बात करते हैं, तब पढ़ते हैं दोस्तों। आज आप मोदी जी के एंगल से सोच रहे हो, आज आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो, दोस्तों मुबारक हो बहुत बहुत आपको। चलिए, भारत सरकार ने स्कूल के सभी बच्चों की फीस का नया स्ट्रक्चर लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी फीस उनके माता पिता की आय के आधार पर तय की जाएगी। ओके, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हुआ, मैं इस बात से पूर्ण रूप से एग्री हुआ। अब सरकार ने जब ये नियम लॉन्च किया है, जब सरकार ने ये नियम लॉन्च किया दोस्तों, तो क्या सोचकर किया होगा? ये नियम देश में लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आप अपने आप को देश के एंगल से सोचो, तब बताओ बेटा ये नियम लागू होगा ना? तभी तो बनाया आपने, नियम बनाया, मैंने बताया कि नया प्रारूप लागू करने का निर्णय लिया है, यानी नया स्ट्रक्चर ये आपने लागू कर दिया। माता पिता अपनी सही इनकम की जानकारी स्कूलों को देंगे। हाँ दोस्तों देंगे। अगर मुझे लगता, एक बार के लिए सोचिएगा, आप इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर तुम्हें लगता कि पेरेंट्स तो अपनी सही इनकम बताएंगे ही नहीं, तो क्या कभी ऐसा नियम लेकर आते? क्या कभी ऐसा रूल लेकर आते? क्या कभी ऐसा कानून लेकर आते? नहीं। इस नियम के लागू होने के लिए जरूरी है कि लोग बाग अपनी इनकम सही सही बताएंगे, ऐसा आपको लगा। दूसरा, सारे स्कूल भी इस नियम से एग्री होंगे। हाँ सर, क्योंकि सरकार का नियम आया, आदेश आया है, तो स्कूल वालों को मानना ही पड़ेगा दोस्त, तो स्कूल भी इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग लागू होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जो कहानी आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो एग्जांपल दिए थे, वो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें आपकी समझ में बढ़िया प्रकार से आ गई होंगी।
कंक्लूजन, मुद्दा, पॉइंट, कहानी, विचार 100% इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें अजम्पशन वर्ड अगर मिल जाए, अजम्पशन वर्ड अगर मिल जाए तो मैं उसके ओरिजिनल रिजल्ट को ध्यान नहीं दूंगा। वास्तव में रिजल्ट क्या आया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं ये पढ़ूंगा कि क्या सोचकर ये काम किया होगा, किस विचार से ये काम किया गया होगा, मैं उस विचार पर जाने का प्रयास करूंगा, मैं उस थॉट को समझने का प्रयास करूंगा। अच्छा बच्चों, एक तो बात हो गई डायरेक्ट अजम्पशन लिखा हुआ जाता है, ठीक है। अब एक बात मेरी और सुन लीजिएगा, ये तो स्टेटमेंट वो थे जिनमें कोई डिसीजन लिया जाता है। बच्चों कई बार ना आपने स्टेटमेंट देखे होंगे जिनमें कोई सलाह, कोई एडवाइस दे दी जाती है, कोई एडवाइस दे दी जाती है, तो वो एडवाइस भी किसी को आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे ही दोगे? क्या आप किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे ही दोगे? दोस्तों आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, वो बाइक बहुत तेज चलाता है, उसकी आदत में है। आपने उसको बोला कि भाई तू बाइक धीमे चलाया कर। जब तुमने उसको बोला कि भाई तू बाइक धीमे चलाया कर, तो आपको क्या लगा कि दोस्त तुम्हारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तुम्हारी बात पे यकीन करेगा कि नहीं करेगा? सुने, अगर दोस्तों तुम्हें ये लगता, अगर तुम्हें ये लगता कि वो तुम्हारी बात पे गौर ही नहीं करेगा, तो तुम कहेंगे भाड़ में जाओ, मुझे क्या मतलब है, मैं इसको क्यों बोलूं भाई, है ना? भाई तुम्हें लगा होगा कि ये मेरी बात पे गौर करेगा, तो ही तो आपने एडवाइस दी, तो ही तो आपने एडवाइस दी। मैं तुम लोगों से क्लास में अक्सर कहता हूं कि प्यारे बच्चों, जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं तो बीच बीच में आंसर मत दिया करो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम समझदार बच्चे हो, तुम मेरी बात सुनोगे। पर कई नालायक कहां सुनते हैं, कई नालायक कहां सुनते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट क्या आता है उससे मतलब नहीं है। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि आंसर नहीं देना, तो मुझे लगता है, मेरा अजम्पशन होता है कि तुम मेरी बात को समझ लोगे, तुम मेरी बात को समझ लोगे। ठीक है, आए समझ में? अच्छा दोस्तों, एक दिन ना आप और मैं निकले घूमने, आप और मैं निकले घूमने, अपन गाड़ी से एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। हाईवे पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा आता है कि स्पीड लिमिट 80, स्पीड लिमिट 80। हाँ दोस्त, बलेनो से जा बेटा, बेटा हम आपको बड़े दुख से बता रहे हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया परसों, परसों भी क्यों क्या, कल हमारी फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट हो गया, बड़े दुख की बात है, गाड़ी का कबाड़ा हो गया। गाड़ी मेरा भाई चला रहा था, गाड़ी मेरा भाई चला रहा था, विद पूरी फैमिली साथ थी, और एकदम से आगे एक सांड आ गया, बहुत तेज गति में भागते हुए, मतलब इधर खेत में से बहुत तेज गति में आया वो, इतनी तेज गति में मतलब कि पूरी गाड़ी खत्म। ये तो ईश्वर का, चोट नहीं आई बेटा, बच गए ना, चोट नहीं आई, बच गए। ये तो इस बात का भगवान का शुक्र है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर थी तो किसी को चोट नहीं लगी, गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए, एयरबैग्स खुल गए, फैमिली पूरी सेफ है, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, पर गाड़ी का नुकसान हो गया। हम कह रहे भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं, लोहे का तो कुछ नहीं होता, लोहे का तो कुछ नहीं होता। वो इतनी तेज आया बेटा, वो खेत से इतनी तेज भाग कर आया, मतलब कि आप दिखाई नहीं, 5-7-10 सेकंड में सारा काम ही हो गया। हाँ, सांड भैया ऑन द स्पॉट मर गया ना, वो तो वही मर गया बेटा, ऑन द स्पॉट ही मर गया। अब इतनी दुर्घटना हो गई तो सांड का क्या बचेगा दोस्त। ड्राइवर कौन था? अरे ड्राइवर मेरा भाई चला रहा था भाई, वो ड्राइवर थोड़ी था, भाई है बड़ा मेरा, वो चला रहा था। हाँ हो जाता सड़क पर बेटा, सड़क पे तो देखो दुर्घटनाएं होती हैं, क्या इलाज है। हाँ बेटा, छोटी गाड़ी होती तो बचना ही क्या था, छोटी गाड़ी होती तो बचना ही क्या था, तो गाड़ी बड़ी थी तो चलो इतना बचाव रह गया। अरे मैं तुम्हें व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रहा हूँ पिक दिखाने के लिए गाड़ी की, मैं तुम्हें गाड़ी की पिक दिखा रहा हूँ कि गाड़ी का क्या हाल हो गया है। एक बार देख तो लो गाड़ी कैसे हो जाती है। अब गाड़ी का हाल देख रहे हो कि इतनी महंगी गाड़ी कैसे बन जाती है? यूं हो जाती है गाड़ी ऐसे।
ऐसे गाड़ी का कांड हो जाता है। ये अपनी बेटा प्यारी प्यारी फॉर्च्यूनर है, जिसके ये सारे एयरबैग्स खुले हुए हैं, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ, ये सारा कांड हो जाता है। सिर्फ गाड़ी टूटी है आगे आगे से, पीछे से तो सब सही है। चलो सुनो बेटा, कोई बात नहीं ईश्वर, कि ये बहुत, गाड़ी की स्पीड उस समय 80 की थी बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, नॉर्मल सी रोड थी रे, लेकिन बेटा इतनी मतलब तेज गति में वो आया ना सामने से, इतनी तेज गति में आया, कुछ समझ नहीं आया इसके बाद कि क्या होता है। होता है दोस्तों, ये मतलब जीवन है यार, चलता रहता है। सर गाड़ी में कितने एयरबैग थे? गाड़ी में 9 होते हैं बेटा, फॉर्च्यूनर में 9 एयरबैग होते हैं, जिनके कारण बचाव हो जाता है। सुनो, अच्छा बेटा, सलाह की बात आपने समझ ली। सलाह आप तब देते हैं जब पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद आती है। तो मैंने बताया दोस्तों, हाईवे पर एक बोर्ड लगा हुआ था 80 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा है, गवर्नमेंट ने ये बोर्ड लगाया है, सैकड़ों हजारों लाखों रुपए लगाकर ये बोर्ड खर्च किए जाते हैं, तो क्या सोचकर लगाए जाते हैं? इनका कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये जो बोर्ड लगाए जाते हैं, ये क्या सोचकर लगाए जाते हैं कि इनका कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आप तो उस चीज को फोकस करोगे पॉजिटिव सेंस पे। तीसरी बात को बच्चों एक और समझ लो, उसका नाम होता है विज्ञापन। उसका नाम होता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। दोस्तों कोई भी कंपनी, कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट किसी भी चीज का विज्ञापन जारी करती है, तो विज्ञापन भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद पर जारी किए जाते हैं। बेटा क्या विज्ञापन भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद पर जारी किए जाते हैं? आज दोस्तों हमारी एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, तो ये जो मोबाइल फोन बनाती है, मान लो आपने एक एग्जांपल के लिए वीवो और ओप्पो मान लिया। क्या दोस्तों ये वीवो और वो ओप्पो के जो फोन बनते हैं, इन्होंने देखो कितनी ऐड कर रखी होती है ना, इन्होंने कितनी ऐड कर रखी होती है भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान भर रखा है इन्होंने ऐड से। अब एक बात बताओ, जब इन्होंने ये ऐड लगाने का निर्णय लिया होगा, तो पहले बैठकर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ बड़े बड़े लोग होते होंगे, उन्होंने बैठकर ये प्लान तो किया होगा कि हम 100 CR अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो वहां से हमें 500 CR का बेनिफिट मिल जाएगा, इतने का प्रॉफिट कमा लेंगे। यही होता है ना बेटा, यही होता है ना। उसके लिए पहले ये मार्केट में स्टडी करते हैं, कि किस बेनिफिट से, कितना ऐड से कितना फायदा होता होगा ना। अच्छा अगर मान लीजिए 100 CR का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और हो सकता है रियल में इनका बिजनेस आए ना, ये कंपनी लॉस में हो जाए, ऐसा हो सकता है ना बेटा, हो सकता है ना कि कंपनी लॉस में चल जाए। बहुत सी कंपनियां घाटे में भी होती हैं, बहुत सी कंपनियां लॉस में होती हैं। मैं आपको कह रहा हूं कंपनी ने लॉस कभी सोचा नहीं था, वो पॉजिटिव उम्मीद पर चल रही थी, पॉजिटिव थीम पर काम कर रही थी, वो पॉजिटिव उम्मीद पर चल रही थी। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा एक ही बात को समझना है, एक ही बात को फोकस करना है, और वो है दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच। ये है दोस्तों पॉजिटिव की कहानी। आ गई बात समझ में? सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं थ्योरिकल पोर्शन। ये थ्योरिकल पोर्शन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब किताब की लैंग्वेज है। एन assumption इज समथिंग दैट कैन बी सपोज्ड बाय इंप्लीमेंट मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। पूर्व धारणा से अभिप्राय ये है कि दिए गए कथन के निहितार्थ द्वारा परिकल्पित किया जा सके, ये इसकी फिल्मी लैंग्वेज होती है। इंप्लीमेंट्स टू सजेस्ट और एक्सप्रेस इनडायरेक्टली, निहित का अर्थ है सुझाव देना या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना। प्राय लोग जो उनके दिमाग में होते हैं, ये समग्र जो सोचते हैं उसे बोलते नहीं है, लेकिन हम उनके द्वारा कथित कथनों से अनुमान लगा देते हैं कि उनके दिमाग में क्या है, अनुमान लगा लेते हैं। ये बात समझ रहे हो? हम उनके बातों से दिमाग से अनुमान लगा लेते हैं। ये सिर्फ अनुमान की बात चल रही है, ये सिर्फ एक रिजल्ट की बात चल रही है। चलिए एक एग्जांपल के लिए मैंने एक बात लिख कर दी है कि उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं कि शहर में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर आया है, इसलिए अपराधों को नियंत्रण किया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कोई आपसे व्यक्ति बात कहता है कि शहर में अब एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर आया है, इसलिए अपराधों पर नियंत्रण किया जाएगा। तो इसका आपके मन में एक फिल्म बन जाती है ना, कि हो सकता है शायद पहले वाला आदमी करप्ट हो, ये करप्ट नहीं है, ये रिश्वत नहीं लेगा, ये चीजों को ठीक प्रकार से करेगा। ये चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं कि अब ये क्राइम कम होगा, या ये व्यक्ति, उसका एक कैरेक्टर आपके सामने आ जाता है कि वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, वो सिंघम जैसा है, बड़ा ईमानदार है। तो वो चीजें आप सोच लेते हैं, वो चीजें आप लोग सोच लेते हैं, और वो सोचने का खेल ही अजम्पशन है। इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है लॉजिकल। ये है बच्चों रीजनिंग का लॉजिकल फेज है, ये है बच्चों रीजनिंग का लॉजिकल फेज। चलिए तो अब ये इस बात का लास्ट कंक्लूजन है, इसके बाद सवाल करेंगे बच्चापन।
तो अब मैं आपको कह सकता हूं फाइनल कंक्लूजन ये है कि नाउ वी कैन से दैट एन assumption इज अ पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट which is not expressed or said explicitly as it is assumed or understood implicitly. Consider the following illustration. आपको बता रहे हैं बच्चे, कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि पूर्व धारणा एक तर्क का वह भाग है जिसे स्पष्टता उस प्रकार व्यक्त या कहा नहीं जा सकता, इस प्रकार इसे पूर्वधारित तात्विक रूप से समझा जाता है। बेटा किताब में ना ऐसी भाषा आती है, किताब में यूं आता है तात्विक रूप से समझ सकते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता है तात्विक होता क्या है। मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उनसे आप चीजों को रिलेट कर पाए। मैंने जो अमन सर का एग्जाम्पल लिया, या मैंने जो आपका एसएससी के एग्जाम का एग्जाम्पल लिया, या मैंने प्रपोज वाला एग्जाम्पल लिया, तो वो क्या है कि चीजें आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, वो चीजें आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो चीजें आपको आसान लग रही हैं। ठीक है, तो बच्चों अब समय है इस पर हम लोग सवाल करें। अब समय बेटा इस पर क्वेश्चन करें, उसको जो अभी तक हमने 1 घंटे में समझा है उसको इंप्लीमेंट करने का, उसको लागू करने का। तो वो करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा। 5 मिनट के इस ब्रेक के बाद में आपको मैं ये लॉजिक, ये बातें इंप्लीमेंट करना बताऊंगा। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। देख रहा था कि चल क्या रहा है, देख रहा था कि चल क्या रहा है। नहीं नीरज, चैट ओपन आज रह नहीं गई थी, आज छोड़ी गई थी। एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। ये जाने अनजाने में चीजें जो करता हूं ना, ऐसी थोड़ी है, कुछ मेरे प्रयास में है, मैं ढूंढ रहा हूं। मैं आनंद को खोज रहा हूं, आनंद को। मुझे आनंद नहीं मिल रहा, मुझे अंदर से आनंद नहीं मिल रहा, मैं आनंद को खोज रहा हूं, मुझे उसी की तलाश है। कोई बात नहीं, सुनिएगा। अब बच्चों आपको जो सवाल मिलता है ना, मेरी बात सुनिएगा, मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए हैं, रेलवेज के मैंने बच्चों सवाल आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं।
और बैंकिंग के भी कुछ चीजों को हल्की फुल्की इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप अजम्पशन का सीन अपने दिमाग में समझ पाए। प्रत्येक प्रश्न में आपको एक कथन, उसके बाद दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं जिन्हें क्रमांक 1 और क्रमांक 2 दिया गया है। पूर्व धारणा वाली बात वो है जिसे मान लिया गया हो, ये सब कहानियां अपन पढ़ चुके हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है। अब सुनिएगा प्लीज बेटा, आंसर कैसे देना है। देखो मैंने आंसर के लिए 5 ऑप्शन लिए हैं। अब ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है सर, एसएससी के एग्जाम में ऑप्शन 4 ही आते हैं। मैंने बच्चों अभी बताया ना कि बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, तो मैंने एसएससी और बैंक के सवाल लिए हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने 5 ऑप्शन ले लिए। इम्प्लीसिट क्या क्या होगा, या तो केवल पहला सही होगा, या केवल सेकंड सही होगा, या दोनों सही होंगे, या दोनों गलत होंगे, या आइदर और की बात होती है। आइदर और की बात होती है, तो आइदर और की कहानी क्या होती है सुनिएगा। एक बार आप आंसर मत देना, कोई बेटा पोल वोल नहीं होंगे, सोनी समझ लो बात को। देखो मैं कहानी बता रहा हूं, ये बैंकिंग का पूछा हुआ सवाल है, ये बैंक के पेपर से लिया हुआ सवाल है, ध्यान दीजिए। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि योगदान का भुगतान नहीं करता है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो बच्चों ये एक प्रकार की एक एडवाइस का फील आ रहा है ना। भाई आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र मान लो, उसकी कंपनी उसको प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं दे रही है, तो मैंने उसको बोला कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं दे रही है तो तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो मेरी इस बात के पीछे के लॉजिक क्या है, मेरी उस बात के पीछे के भाव क्या है, मेरी इस बात के पीछे के पॉइंट क्या है, उनको पढ़ते हैं। सुनिएगा। कोर्ट कैन इंटरवेन इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज। यस सर, एकदम राइट बात। देखिए दोस्तों, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तेरा अगर उससे ये मामला चल रहा है, ये पैसे नहीं आ रहे हैं, तो तू कोर्ट जाना। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि कोर्ट इस मामले में इंटरवेन कर सकती है, ये कोर्ट के अधिकार में आता है, ये कोर्ट के मामले में आता है, कोर्ट इस पर पंगे लेगी। दूसरी बात, नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान करना अनिवार्य है। यस। अरे बेटा, जिस चीज पे आपका राइट है, जिस चीज पे आपका अधिकार है, क्या आप उसी के लिए तो कोर्ट जाओगे। अरे आप उसी के लिए तो कोर्ट जाओगे। अगर दोस्तों मैंने आपको किसी बात पे सलाह दी, किसी बात पे आपको सलाह दी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एसएससी का कोई आपका सवाल था, आपने एक पेपर दिया, आपने एक एग्जाम दिया, इस पर दोस्तों मैंने आपका एक क्वेश्चन था, मान लीजिए उसमें आपका उत्तर करेक्ट है, मान लीजिए आपने उत्तर सही किया है, आंसर की में फॉल्ट था, मान लीजिए आंसर की में गलती थी, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, मैंने कहा बेटा अगर तुमने सही किया था, आंसर की में गलत है, तो तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि कोर्ट आपके उस मामले में इंटरवेन कर सकता है। या मैं आपको कहता हूं कि सही क्वेश्चन के बदले में आपको नंबर देना उनके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो अनिवार्य है ना बेटा। भाई आप कोर्ट किस बात पे जाएंगे हरिमोहन। मैं तुम्हें एक बात पे एडवाइस दे रहा हूं कि इस बात पे तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम कोर्ट जाओ। तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो चीज आपका राइट है, अगर वो आपका अधिकार है, अगर वो आपका राइट बनता है तो कोर्ट जाओगे। कह रहे दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। अरे थोड़ी बुद्धि तो लगाओ यार। इतनी बातें तुम्हें लॉजिकल बता दी हैं भाई, इतनी बातें तुम्हें लॉजिकल बता दी हैं कि लॉजिक के बेस पर काम करना है। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर XYZ से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तुम्हारे पैसे नहीं आ रहे तो तुम कोर्ट जाओ। इसका मतलब कि वो पैसे आने मैंडेटरी थे, वो पैसे आने मैंडेटरी थे, वो आए नहीं, तो तुम उसके लिए कोर्ट में जाओ, उसके लिए कोर्ट में जाओ। आई बात समझ में। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, शायद इस बार तुम्हें और समझ में आ जाए, इस बार तुम्हें और समझ में आ जाए। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक कंपनसेशन ऑफ ₹5 lakhs टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु किल्ड इन द बोट एक्सीडेंट एट गोदावरी एट पंचकुला। ये कोई जगह है। अभी दोस्तों कल परसों या शायद कल की बात है, यूपी में एक दुर्घटना हुई ना बेटा, यूपी में एक दुर्घटना हुई है जिसमें वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लोग थे, 27 लोग में भी शायद उसमें 22 लोग थे कि कानपुर में हुई है। हाँ वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, कुछ हो गया ऐसा मतलब। तो उस पर बताओ बेटा, सरकार ने तुरंत बयान क्या आया, सरकार का एक कॉम्पनसेशन का बयान आया ना कि भाई जो लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उनकी फैमिली को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। तो अभी वो सरकार मुआवजा क्यों देती है, सरकार मुआवजा क्यों देती है, एक बार उनके परिवार को थोड़ी मामला थोड़ा मतलब नहीं, राइट नहीं है बेटा, राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई दुर्घटना में कोई मारा जाता है, सरकार को पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है उसमें। वो एक हेल्प के लिए होता है कि लोग को भी भड़के ना, कोई इशू बड़ा ना बने, कोई बात ना हो, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, मामला शांत हो जाए एक बार के लिए, यूं मान लीजिए ऐसा ही होता है ना। तो अभी आप इस केस को समझो, रियल लाइफ में मत जाओ, रियल लाइफ में मत जाओ, वैसे समझो बात को कि अगर मान लो कहीं एक जगह पर नाव दुर्घटना हो गई और परिवारों को 5-5 लाख रुपए का सरकार ने मुआवजे का फैसला लिया। पहली बात, सरकारी कोष में मुआवजे को खर्च को पूरा करने के लिए पैसा है। हाँ दोस्तों, अगर सरकार ने ये पैसा दिया है, अगर सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है,
तो उनके पास में पर्याप्त पैसा होगा तभी तो करेगा। मैं तुमको कहता हूं इस सवाल का सही उत्तर देने वाले को 500-500 रुपए का इनाम मिलेगा। तो मेरी जेब में पैसे होंगे तो ही तो दूंगा, मेरी जेब में पैसे होंगे तो बोलूंगा। बिना जेब खाली मैं कैसे बोल दूंगा कि तुमको 500-500 रुपए दूंगा। दूसरी बात, द गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बोट एक्सीडेंट इन द फ्यूचर इन दैट एरिया। नहीं बेटा, स्टेटमेंट हमें ये कहीं नहीं बता रहा, स्टेटमेंट ये हमें कहीं नहीं बता रहा कि सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं को भविष्य में कम करने के लिए कोशिश करे। ये होते हैं नॉन रिलेटेड। ये जो सेकंड वाली बात है ना, ये होते हैं नॉन रिलेटेड, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। 5 लाख के कॉम्पनसेशन से फ्यूचर में एक्सीडेंट कम हो जाएंगे बेटा, ये चीजें रिलेट ही नहीं कर रही हैं। देखिए जैसे मान लो मैं आपको यूं कहता, आप चीजों को ना समझना, भाई मैं बोलता फलां जगह पे ये एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार ने वहां पे नदी में इस प्रकार की बोट को चलाने से मना कर दिया, या मान लो बोट के लिए लाइसेंस जारी कर दिए, या उनके लिए कुशल जो एक्सपर्ट्स चलाने वाले हैं उनको अपॉइंट कर दिया, तो मैं मानता कि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 5 लाख के कॉम्पनसेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉन रिलेटेड। नॉन रिलेटेड क्या होता है, अब समझ में आ गया। दूसरी बात, मुंबई के एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक स्तर से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। एक बात बताओ, ये लाइन पढ़ते समय आप कौन है बेटा? ये लाइन पढ़ते समय आप कौन है? क्या आप एक पेरेंट्स के एंगल से सोचोगे? नहीं, आप उस स्कूल के ऑनर हैं, आप उस स्कूल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, आप उस स्कूल के मैनेजमेंट अधिकारी हैं, कुछ भी है, आप अपने आप को स्कूल की अथॉरिटी समझिएगा। ये सवाल तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को उस स्कूल की अथॉरिटी समझोगे। ये निर्णय आपने लिया है, पेरेंट्स के एंगल से मत सोचना। स्टूडेंट कैन चेंज स्कूल ड्यू टू हायर फीस। स्टूडेंट स्कूल बदल सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं। अगर मुझे लगेगा कि मेरे फीस बढ़ाने से स्कूल के बच्चे चले जाएंगे, तो मैं अपनी फीस कभी नहीं बढ़ाऊंगा। अभी भी बच्चों में हमारे स्कूल की डिमांड हो सकती है। हाँ, अरे भैया, अभी भी बच्चों में डिमांड हो सकती है, इसलिए फीस बढ़ाऊंगा। अनअकैडमी कहता कि प्राइस हाइक कमिंग सून। प्राइस हाइक हो जाता है, तो प्राइस हाइक जब हो जाता है तो क्या सोचकर प्राइस हाइक होता है? डिमांड के अकॉर्डिंग। हमें लगता है कि आगे भी इसी प्रकार बच्चे आते रहेंगे, तो हम उस प्राइस हाइक को क्या देते हैं। हमें प्राइस हाइक के बड़े विरोध में चलते हैं, रडार पे रहते हैं अमन सरोवर में, हम खूब बतियाते हैं कि ये प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए। 2 साल में 4 बार प्राइस हाइक हो गया था। अब की बार लास्ट में नहीं, एक बीच में से 15-20 दिन पहले मैसेज आया करता था प्राइस हाइक कमिंग सून। उस समय हमने बढ़िया से अड़काया था कि क्या मतलब क्या कहानी चल रही है यार, ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई बात थोड़ी होती है। सुनो, इस बार तुम बेटा क्लास में टीचर हो। अभी तुम ये क्लास में टीचर हो, इस बार तुम क्लास में टीचर हो। द टीचर अनाउंस इन द क्लास that those who want to go to museum will have to deposit ₹200 by 3 PM tomorrow. अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो म्यूजियम में जाना चाहते हैं कल 3 बजे तक 200 रुपए जमा करवाना होगा। संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है? नहीं। ऑल द स्टूडेंट हैव टू नो। बेटा, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। कई बच्चे कह रहे थे केवल बी आएगा, क्यों आएगा? अरे सारे बच्चों को 200 रुपए देने की क्या आवश्यकता है? मैंने तुमको क्या बोला? जो बच्चे, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, जो म्यूजियम जाना चाहते हैं वे 200 रुपए जमा कर देना। तो भैया ऑल द स्टूडेंट हैव टू डिपॉजिट नहीं, मैंने सारे बच्चों को नहीं बोला, मैंने बोला कि जिन जिन बच्चों को जाना है वे 200 रुपए जमा कर देना। लेकिन दोस्तों सारे बच्चे दे ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मेरा भाव बिल्कुल भी नहीं था। क्या अब तुम थोड़े बहुत स्टेटमेंट को कैच कर रहे हो? थोड़ा बहुत पॉइंट मेरी बात का समझने का प्रयास कर रहे हो बेटा? एक और सुनिएगा। Nobody can predict as to how long our country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activities. कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे देश को
दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कितना समय लगेगा। मतलब इसका देखो मतलब क्या है ना कि अपन दोनों खड़े बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला यार कोई व्यक्ति बता नहीं सकता कि हमारे देश में ये एक्टिविटी जो चल रही हैं इनको रोकने में कितना टाइम लगेगा। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है, गलत बात है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पता नहीं कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, प्रयास जारी है क्या? क्या मतलब प्रयास जारी है क्या? भाई अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पता नहीं इन्हें रोकने में कितना समय लगेगा, तो इस भाव का, इस बात का सेंस क्या है? इसमें क्या बात छुपी हुई है कि भैया इनके नियंत्रण के प्रयास तो जारी हैं। अगर दोस्तों आपको मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, सुनिएगा। दो बच्चे खड़े आपस में बात कर रहे हैं। एक्स ने वाई को बोला कि यार मुझे पता नहीं सीजीएल में सिलेक्शन लेने में और कितना टाइम लगेगा, मुझे पता नहीं सीजीएल में सिलेक्शन लेने में और कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब एक बात ये भी चल रही है, इसका मतलब ये भी हो गया ना कि वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है और कह रहा है कि पता नहीं मुझे कितना समय और लगेगा। इसका मतलब ये उसका हिडन मीनिंग था, ये उसका कोशिश जारी था। अरे हरिमोहन, तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम हर क्वेश्चन पे कह देते हो कि नहीं समझ में आया, रिपीट करो। एक बार बताओ भैया, तुम्हें कोई भी बात क्लियर नहीं हो पा रही क्या हरिमोहन? तो मेरे भाई इसमें मतलब मैं आपको ये बात जब समझा रहा हूं, फिर कहे यूं कह रहे हो कि मेरे को ऐसी बात नहीं है यार। तुमको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तब भी आप कहते कि नहीं समझ में आया। इसकी बात करी तो आपने कहा सेकंड वाला नहीं समझ में आया मेरे को। ऐसा मत करो यार बेटा, ये लॉजिकल बातें हैं, इनको समझने का प्रयास करो। इनमें फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको इस टॉपिक का, इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेना। हाँ, एक ये अर्पित का पुराना शौक है, अर्पित की पुरानी आदत है हर बात को कहने की कि समझ में नहीं आ रहा है। अर्पित, तुम्हारी बातें पुरानी है। वन पर्सन कॉट, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, ईगो डिस्ट्रॉयज, अहंकार से नाश होता। जिनका नाश हुआ उन्हें अहंकार था नहीं। द ईगो हैज काउंटर प्रोडक्टिव, ये बात सही है बच्चों। देखिए मैंने ये बोला कि अहंकार से नाश होता है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि जितने व्यक्ति भी नाश हुए उन सबको अहंकार था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने लोग, एक मिनट रुको, सुपरनोवा भैया एक कमेंट को कितनी बार करोगे? सुपरनोवा भैया एक कमेंट को कितनी बार करोगे? छुट्टी नहीं है कल। सुनो, द विंड blew away all the hoarding during the depression in the Bay of Bengal. बंगाल की खाड़ी में अवनति के दौरान, मतलब कि तूफान के दौरान, वायु सभी होर्डिंग को उड़ा ले गया। पहला, द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, हवा बहुत तेज थी। हाँ, होर्डिंग को उचित ढंग से नहीं लगाया गया था, गलत बात, गलत बात। अगर मैं तुम्हें यह कह रहा हूं दोस्तों कि तूफान के कारण सारे होर्डिंग उड़ गए, अरे दोस्तों जब मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं भाई कि तूफान के कारण सारे बोर्ड उड़ गए, सारे होर्डिंग उड़ गए, तो इस बात का मतलब क्या निकलता है? इस बात का क्या मतलब निकलता है कि हवा बहुत तेज थी। मैंने ये तो बात नहीं बोली ना कि बोर्ड को उचित ढंग से नहीं लगाया गया। मेरे पॉइंट में, मेरी बात में मैंने बोला सभी होर्डिंग को उड़ा के ले गया, तो इसका आप मतलब पॉइंट कैच नहीं कर रहे हो। कह रहे कैसे आएगा सेकंड? अरे थोड़ी सी सीधी सी बात देखो ना, आप सवाल तो पढ़ो एक बार, क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। सेकंड कैसे हो गया? नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई लॉजिकल बातें हैं, जिनकी बुद्धि होगी उनको ही समझ में आएगा। हाँ यार, रतनदीप भैया क्या हाल चाल है आपके? रतनदीप ठीक ठाक हो आप? बढ़िया। दिल्ली में मुलाकात हुई मेरी आपसे, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अपना ये दिल्ली वाला। जल्द ही मुलाकात, अगला विजन पटना का है दोस्तों, अगली मुलाकात पटना में होगी आप सबसे। बस समय अभी कंफर्म नहीं है, करता हूं बेटा कंफर्म कुछ दिन में। पटना का भी प्लान अभी जारी है। नहीं यार, दूर के बच्चों को नहीं, कोई बात नहीं फ्रीदा, अगली बार से ही बेटा। सुनो भाई सुनो, इफ यू हरास मी आई विल फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू।
ए यंग वुमन वन हु टीज अ गर्ल, यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। एक नवयुवती एक लड़कियों को छेड़ने वाले को चेतावनी देती है। आई बात समझ में? कैन ए गर्ल मोलेस्टिंग गर्ल स्टॉप टीजिंग विद अ वार्निंग, चेतावनी से लड़कियों को छेड़ने वाला नवयुवती को छेड़ना बंद कर सकता है। हाँ, उसने ये वार्निंग दी है बेटा, यही सोचकर दी है ना, उसने यही सोचकर दी है ना कि भाई अगर तुमने मुझे छेड़ना बंद नहीं किया मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। इसका मतलब वो उसकी वार्निंग का असर होगा। सभी नवयुवतियां झगड़ालू होती हैं? अरे नहीं रे नहीं। ऑल यंग गर्ल्स आर बेसिकली कॉल्सम, ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी युवतियां झगड़ालू नहीं होती हैं। सभी नवयुवतियां झगड़ालू नहीं होती हैं। शादी के बाद जब वो पत्नी बन जाती हैं फिर पति के लिए झगड़ालू होती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है। उस बात पे भी मनी जाते हैं अपन, अपने सवाल पे रहते हैं, तो उसमें झगड़ालू का सीन कोई नहीं है। कई बार आप लोग कहते हैं ना, कई बार आप लोग बात करते हैं, कहते हैं कि सर आप क्लास में इतना हमको डांटते क्यों, क्लास में इतना हमको डांटते क्यों। दोस्तों देखो, बड़ी सीधी सी बात है, तो मैं बता रहा हूँ सीधी कहानी। क्या है ना, घर में झगड़ा नहीं है, सुप्रमा बात मेरी सुन भाई। क्या होता है कि हमारा काम है ऑनलाइन, या तो मैं घर पे बतियाता हूँ मैडम से, और या बतियाता हूँ आप लोगों से, या बतियाता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को मैं डांट सकता हूँ, आप लोगों को तो डांट सकता हूँ, लेकिन उधर अपना डांटने का हिसाब किताब बैठ नहीं सकता, उधर अपना डांटने का हिसाब किताब बैठ नहीं सकता। तो आदमी क्या करे, कहाँ कहाँ अपना बस चलाए जहां उसका बस चल सकता हो। उधर बस चलता नहीं है तो फिर वो आपके सामने बात आती है सारी, है? आपके सामने कहानी आती है सारी। ऐसा ही है। अमन सर भी सेम है। अरे अमन सर नहीं है, घर घर की यही कहानी है, घर घर की यही कहानी है। आपके सामने हम शेर बने फिरते हैं, घर जाकर दुर्गा मैया सवार हो जाती है शेर पे, फिर शेर कुछ बोल नहीं पाता बेचारा। सुनो बेटा, ये एक प्रचार वाक्य है, एक प्रोवर्ब सेंटेंस है। स्पीड गिव थ्रिल्स बट टेक लाइफ, तेज गति रोमांच प्रदान करती है पर प्राण ले लेती है। बेटा ये बात कहीं की लिखी होती है ना, होर्डिंग्स पे कहीं कहीं लिखी होती है ना कि भाई तेज गति में रोमांच तो है लेकिन ये प्राण ले लेती है। धीमी ड्राइविंग मौत से बचाती है। हाँ, मैनी ड्राइवर आर इलिटरेट, नॉन रिलेटेड बात है। पहला पॉइंट तो मुझे ये बात बता रहा है भैया कि अगर वाहन धीमे धीमे चलाओगे तो बच सकते हो। हमारी फॉर्च्यूनर की स्पीड कम थी तो ये तो बचाव रह गया। मैडम जी को ये वीडियो दिखाएंगे कि क्या कहते हैं, दिखा देना दोस्त, तारीफ है उनकी, तारीफ है। मैं तो अपनी बातें बता रहा हूँ, तारीफ है। कंपनी एक्स अनाउंस्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फिल 10 क्लर्क जॉब इन देयर कंपनी इज ग्रेजुएशन पास डिग्री। कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की पास डिग्री है। ओके, ओनली दोज पीपल हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री विल अप्लाई, अंडर ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई। दोस्तों क्या एक बात ये राइट और ये रॉन्ग है ना भाई? मैंने बोला कि मेरी कंपनी में पोस्ट खुली है, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉन ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बच्चों, इतनी सी बात है। ये 10 एग्जांपल से मैंने आपको स्टेटमेंट और अजम्पशन के बारे में पॉइंट समझाने की बात करी है बेटा। हाँ, 2 ही ऑप्शन आते हैं भैया, 2 ही ऑप्शन आते हैं, 2 सफिशिएंट है, 2 कर लोगे तो बहुत है। कंक्लूजन अभी अलग है बेटा, कंक्लूजन आगे हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में हमने स्टेटमेंट और अजम्पशन को पढ़ा है। कंक्लूजन की थ्योरी इससे एकदम डिफरेंट है। आपने अगर अजम्पशन पढ़ लिया तो कंक्लूजन कर लोगे, नहीं हो पाएगा बेटा, दोनों अलग चीजें हैं। कंक्लूजन को भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो कंक्लूजन एक्चुअली क्या होता है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे डिटेल में। आप लोगों को जो नोट्स बनाने ना, जो नोट्स बनाने बेटा, जो बातें आपको लिखनी है वो आप केवल ये लिखना, ये वाली बातें, जो ये वाले पॉइंट ना, ये मैंने बताए थे आपको ऐसे वाले, बस ये ऐसी बातें लिख लेना, बस इन बातों को नोट कर लेना। बाकी अगर आप 1-2 एग्जाम्पल की बात करोगे, 1-2 एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप इन पर ट्राई कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। 10 एग्जाम्पल मैंने कर लिए। ये जो पीडीएफ आपके सामने है बच्चों, इसमें 25 क्वेश्चंस है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ये देखो, ये पेपर का पूछा सवाल है, एसएससी के एग्जाम का सवाल है ये, ओह इज बेटर देन व्हाट इफ, क्या होगा से बेहतर है ओह। यू शुड ट्राई बिफोर यू लीव आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम्स। यस यस, बोथ आर राइट। आ गई बात समझ में भैया? आज डाउट का सेशन नहीं है, डाउट की क्लास बाद में आएगी।
जब डाउट की क्लास आएगी तो डाउट आपके ले लिए जाएंगे। फिलहाल आज क्वेश्चन है वो समझना है। हाँ भैया पीयूष जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने अभी पार्ट 1 से आपके रिकॉर्डेड क्लासेस देखने शुरू किए हैं। ओके तो सब अच्छा समझ में आ रहा है सर। सर ठीक है। बस एक पूछने की चाह रहा था कि प्रैक्टिस के लिए क्या मैं पिनाकल बुक बड़ी सुनने में आ रही है आजकल, तो क्या पिनाकल बुक लूँ या फिर आपके प्रैक्टिस शीट सिर्फ है? देखो भाई पता क्या होता है, प्रैक्टिस शीट जो आपको देते हैं ना उसमें हमारा टारगेट ये होता है कि हम आपको ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दें। तो आप उन शीट्स को मतलब एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो 10-20 दिन में, महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। फिर बिल्कुल लेटर ऑन कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है सर। मतलब क्लास में मैं आपको शीट दे रहा हूँ 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है मान लो, ज्यादा सवाल करने के लिए प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक को ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा मैथ्स और इंग्लिश कवर अप हो चुका है। रीजनिंग के लिए आप मुझे कुछ गाइडेंस देंगे? मैंने अभी जैसे करना शुरू किया, मेरे आज पार्ट 1 आपने देना स्टार्ट किया तो 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 2 3 Yes, तीनों sir. पूरे पढ़ो अच्छे से भाई, सारी शीट सॉल्व कर लो और उसके बाद आप चाहो तो जो पेपर ट्राई कर लेना, जो तुम्हारा मन करे उसको ट्राई कर लेना। 46 48 से कम स्कोर तो कभी आएगा नहीं तुम्हारा। बड़े अच्छे से पढ़ लेना दोस्त। और बाकी 1-2 सवाल जीएस वाले आते हैं उनके बारे में श्योर नहीं हूँ, बाकी जहाँ रीजनिंग है वो तुम्हारी 100% सही हो जाएगी, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके भाई, थैंक यू। मेरे बच्चों ये आपने ना 17 डाउट भेज रखे हैं। अच्छा एक नया फीचर भी आ गया दोस्तों आजकल। अरे वाह यार, क्या गजब का फीचर आया, क्या अल्टीमेट फीचर आया ये बच्चों। फीचर पता क्या आया, अगर कोई बच्चा डाउट भेजता है ना तो डाउट के साथ में हैंड राइज कर सकता है। जैसे मान लो आपने ये डाउट सेंड किया तो आप डाउट के साथ में हैंड राइज कर सकते हो कि सर मेरे को इस सवाल में ये डाउट है, मेरे को इस सवाल में ये कहानी है, तो अपन इस क्वेश्चन पे 1-to-1 इंटरेक्शन। वेरी वेरी गुड यार, गजब भाई। अनअकैडमी आपके लिए जो टीम है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये बहुत बढ़िया प्रकार की चीजें कर रहा है, बहुत शानदार। भैया इको साउंड दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए आलोक भाई, फिर भी आ रही है तो आप ना एक बार ऐप को रिफ्रेश कर लेना दोस्त, या ऐप को दोबारा डाउनलोड कर लेना, उससे आपकी बातें और समझ में आ जाएंगी। ये तो भाई ने आज की क्लास की फोटो खींच के भेज दी है? आज की क्लास की फोटो भेज दी। आज आप बेटा शताक्षी वो पीडीएफ बन गई है, मैं आज सेंड नहीं कर पाया, सही बताऊं तो भूल गया था बेटा, सही बताऊं तो भूल गया था। मैं आपको कल पक्का कर दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए दोस्त आज इतना ही बेटा, बाकी बातें करेंगे कल। आज इतना ही बेटा, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।